हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे ब्लॉकबस्टर चैनल देहाती आईएएस पर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं मस्त है, चुस्त है, दुरुस्त है, बिंदास है। लोगों की बातों को अवॉइड करते हुए तथा खुद की ज़िंदगी से फाइट करते हुए तथा अपने फ्यूचर को ब्राइट करते हुए संघर्षरत हैं। ऐसी ही आशा हम अपने प्यारे विद्यार्थियों से करते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने बहुत सारी क्लासेस देख ली हैं पॉलिटी की, लेकिन अभी हम लोग पॉलिटी की स्टार्टिंग में ही हैं। बहुत सारे चैप्टर वो जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अभी तो भैया बस टेलर भी अभी सही से नहीं आया है, समझ लो कि ये टीजर है। टेलर आएगा फिर जाके पूरी फिल्म आएगी, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या है, टीजर पे ही रुके हुए हैं। देखो यार, मैं चीज़ों को क्यों इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा रहा हूँ, इतना डिटेल के साथ पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि भैया ये कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। ये कोई एसएससी का एग्ज़ाम नहीं, कोई बैंक का एग्ज़ाम नहीं, कोई रेलवे का एग्ज़ाम नहीं है। ये आपके यूपीएससी का एग्ज़ाम है, जो देश के सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम में से एक एग्ज़ाम है, जो कि मायने रखता है। अगर मैं डीप में ना पढ़ाऊँ तो आप भी कल को बोलोगे सर आपने कैसे पढ़ा दिया, कि सर आपने हमें भगा दिया कि यहाँ से पढ़ लो भैया और यहाँ से क्वेश्चंस नहीं फंस रहे हमें, या क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं। आप ही लोग कहोगे ना यार। तो इसीलिए चीज़ें क्या है, मैं सारी चीज़ें भैया एक भी चीज़ छोड़ने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल विस्तार से। मैं तो कोशिश करूँगा यूपीएससी के लेवल से भी ऊपर चीज़ें चली जाएँ, ताकि आपको क्या है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो मेरी क्लास से ना हो, खास करके पॉलिटी की क्लासेस या कोई भी सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाऊँ। तो ठीक है, उसी क्रम में आज हम ये देखेंगे कि भाई आखिर संविधान प्रभाव में कब आया। कुछ लोग इसी बात डेट को लेकर कन्फ्यूजन रहते, क्या सर 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हुआ, तो क्या इसी दिन बना भी था या फिर बन के पहले रखा गया था। आपने प्रस्तावना में एक डेट देखी होगी, अगर आप देखेंगे बुक्स में जनरली प्रस्तावना दी रहती है ये वाला, कि जैसे हम भारत के लोग, भारत को एक संप्रभु, ये सब चीज़ें दी रहती है ना, तो उसमें एक डेट का भी उल्लेख किया रहता है, वो है 26 नवंबर 1949। तो सर ये 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 की कहानी क्या है, इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और इससे पहले हम क्लासेस स्टार्ट करें तो सबसे पहले मैं एक आपको एक शेर सुनाना चाहूँगा, ठीक है। 2 दिन से भैया शेर ही चल रहा है, तो आप लोग मैच्योर हो गए थोड़ा सा, तो इन सब चीज़ों की सुनने की आदत डाली, ठीक है। तो इससे क्या है, क्लास में थोड़ा एक माहौल बना रहता है ना। तो शेर ऐसा है कि जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा। घर फूंक दिया हमने अब राख उठानी है, ज़िंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तो समझे दोस्तों, कैसा लगा कोट? अच्छा लगा ना? काफ़ी, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये वाला, तो मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ। तो ये शेयर मैंने कर दिया। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। और चलिए इसी के साथ हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं कि संविधान प्रभाव में कब आया आखिर। 26 नवंबर, मतलब 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950, ये दो चीज़ें बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट करती हैं बच्चों को। इनके मन में भ्रम रहता है इन दोनों डेट्स को लेकर, सर ये दोनों डेट्स क्यों आई हैं। मुझे तो आज तक इसका किस्सा समझ में नहीं आया, तो आज इसका किस्सा हम लोग क्या है, सुलझा के छोड़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी क्या करता हूँ, पहले ये बताता हूँ कि हम लोगों ने क्या है 2 बार देख लिए थे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, और आज अंतिम प्रारूप यहाँ पर प्रश्न मतलब पेश होने वाला है अम्बेडकर के द्वारा। तो फाइनली आज संविधान बन के तैयार हो जाएगा, इतना तो मैं करा दूंगा, ठीक है। हालांकि संविधान तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बना था, लेकिन आज मैं बना दूंगा, ठीक है भैया। तो चलिए, जैसे कि अंतिम प्रारूप है, अम्बेडकर ने अंतिम प्रारूप जब लाया तो वो किस डेट को लाया, तो उन्होंने 4 नवंबर 1948 को अंतिम प्रारूप पेश किया। तो ये क्या थी, संविधान पहली बार पढ़ा गया भैया। यहाँ पर देख रहे हैं, तो संविधान जब पहली बार पूरे सभा के द्वारा पढ़ा गया, तो वो यही डेट था, यही अवसर था जब अंतिम प्रारूप पारित किया गया 4 नवंबर 1948 में, और इस पर 5 दिन की चर्चा हुई, ठीक है। और फिर पहली बार के बाद जब दूसरी बार कब फिर आया, ये मतलब फिर जब दूसरी बार कब पढ़ा गया संविधान हमारा, 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक इस पर बहस चली दूसरी बार इस प्रारूप पर। तो यहाँ पर खंडवार चर्चा हुई। खंडवार चर्चा मीन्स हर एक टॉपिक को लेकर, जैसे अगर फंडामेंटल राइट्स को लिए तो इस पर सब लोगों ने अपने मतदान दिए, अपनी वोटिंग दी, अपने भाई विचार दिए कि चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें सही हैं। तो ऐसे ऐसे क्या है खंडवार, मतलब एक एक खंड, जैसे डीपीएसपी को ले लिए, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ले लिए, तो उस पर कुछ दिन चर्चा हुई। फिर जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ले लिए। तो ऐसे संविधान के सारे सेक्शंस को लेकर
ये लोग क्या है काफ़ी चर्चाएं हुई। तो अब तीसरी बार जो चर्चा हुई वो कब हुई थी? 14 नवंबर 1949 को। अब ये डेट देख रहे हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है 14 नवंबर 1949 को, क्योंकि यहाँ पर इसी दिन द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। ये क्या है? ये एक प्रस्ताव था, किसके द्वारा? अंबेडकर के द्वारा। किसके संबंधित प्रस्ताव था? तो ये प्रारूप पर अंतिम प्रस्ताव था, मतलब जो प्रारूप अब तक आया था, जो अंतिम प्रारूप था, तो वो इसी प्रारूप पर ये अंतिम प्रस्ताव था अंबेडकर द्वारा कि भैया अब इसके बाद कोई भी प्रस्ताव नहीं आने वाला है, फाइनली यहीं से संविधान क्या है अडॉप्ट कर लिया जाएगा, मतलब स्वीकार कर लिया जाएगा। तो ये एक प्रकार का विल है जो हमारे अंबेडकर द्वारा लाया गया था और 26 नवंबर 1949 को पारित हो गया। देख रहे हैं, यही बिल जो है फाइनली 26 नवंबर 1949 को पारित हो गया और 284 लोगों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। तो ये था 26 नवंबर 1949 का गेम। तो ये डेट कहाँ से आई कि जब भैया द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, जब ये बिल आया तो वो 26 नवंबर 1949 को पारित हो गया और इसी को हम मानते हैं कि भैया इसी दिन हमारा संविधान भी पारित हो गया। संविधान मीन्स कंप्लीट बनके तैयार हो गया। तो आप सोच रहे होंगे जब संविधान बनके कंप्लीट तैयार हो गया था तो वेट किस चीज़ का ये लोग कर रहे थे? लागू इसी दिन से कर देना चाहिए था ना। तो सबके मन में तो ये भाई जेन्युइन से क्वेश्चन आता होगा, मुझे पता है। मैं भी पहले बहुत कंफ्यूज रहता था कि यार आखिर ये मतलब ये प्रॉब्लम क्या हो गई। मतलब मैं भी कहीं सुनता था चलो 26 नवंबर 1949 को ही मतलब बन गया हमारा संविधान। जो बन गया तो वेट क्या कर किस चीज़ का वेट कर रहे थे? फिर 26 जनवरी 1950 का वेट क्यों कर रहे थे ना। तो ये क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं चलिए कि संविधान लागू कब से हुआ। एक कन्फ्यूजन आपका दूर हो कि ये डेट क्यों जरूरी है, क्योंकि एक्चुअली में संविधान इसी दिन बन के तैयार हो गया था। ठीक है, अब एक तो डेट ये है कि 26 नवंबर 1949 और दूसरी डेट है 26 जनवरी 1950। इन दोनों डेट की कहानी क्या है? तो 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान तैयार हुआ तो यहाँ पर कुछ छोटे छोटे नियम को उसी दिन से ही लागू कर दिया गया, जैसे कि नागरिकता को लेकर लागू कर दिया गया, जैसे कि चुनाव संबंधी मामलों को लागू कर दिया गया उसी दिन से। तदर्थ संसद में एक टेम्परेरी संसद बनाएगी ताकि क्या है कानून को बना सके और सारी चीज़ें संभाल सके, तो एक टेम्परेरी में संसद भी बनाएगी। फिर अन्य छोटे मोटे जो कानून थे उन्हें भी लागू इसी दिन से कर दिया गया। किस दिन से? 26 जनवरी 1949 से ही लागू कर दिया गया। अब 26 जनवरी 1950 की क्या कहानी है? तो भैया इस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ये तो आपको भी पता होगा 26 जनवरी 1950 को। तो अब बताइए मुझे ये डेट क्यों आया? अब इसकी स्टोरी हम लोग क्या है ध्यान से देखते हैं, थोड़ा कान खोल के सुनिएगा। एक बार क्या है लाहौर अधिवेशन 1929 दिसंबर में हुआ था। ठीक है, अब उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे बताइए आप लोग कमेंट करके। लाहौर अधिवेशन का अगर जानते हैं तो, नहीं जानते तो गूगल सर्च कर लीजिए, आजकल कहाँ दिक्कत है भैया, कहीं भी सर्च कीजिए लाहौर अधिवेशन की। तो लाहौर अधिवेशन 1929 दिसंबर में हुआ और वहाँ पर एक प्रस्ताव पारित किया गया था। उस लाहौर अधिवेशन में जो था पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का प्रस्ताव वहाँ पर पारित किया गया, मीन्स पास कर दिया गया इस प्रस्ताव की हम लोग क्या है पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। और लेकिन अभी वहाँ पर सिर्फ प्रस्ताव पारित हुआ था 1929 दिसंबर में, लेकिन वो जो पूर्ण स्वराज दिवस है वो मनाया कब गया? तो वो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। तो यही 26 जनवरी 1930 को सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि ये भारत के इतिहास में काफ़ी टर्निंग पॉइंट था, काफ़ी सेलिब्रेट करने वाला दिन था, क्योंकि हम लोग इसको इतिहास में डिटेल से देखेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर डिटेल पे नहीं जा पाऊँगा। तो यही वो डेट है जब 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। क्या मनाया गया था? पूर्ण स्वराज दिवस। तो इसी डेट को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को, मीन्स ये 26 जनवरी इंपॉर्टेंट है, तो इसी 26 जनवरी को याद करने के लिए हमारा मतलब गणतंत्र दिवस मतलब पूरी तरह से संविधान कब लागू किया गया? तो वो है 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। तो आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें बढ़िया से समझ में आई होंगी। अभी कुछ छोटे मोटे टॉपिक और हैं, हम एक बार उसको भी देखते हैं कि आखिर हमारे संविधान की आलोचना भी होती है। ये संविधान की आलोचना मैं क्यों आपको पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि ये यूपीएससी के मेंस की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये भी आप बता सकते हैं क्वेश्चन इस टाइप का हालांकि तो नहीं आएगा, लेकिन अगर इंटरव्यूअर का भी आपसे पूछ सकते हैं, जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो वहाँ से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भैया
26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 का ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ये कन्फ्यूजन क्या है, ज़रा हमको समझाइए। तो जब आपको पता रहेगा तभी तो वहाँ पर समझा पाएंगे आप ठीक से ना। तो इसीलिए मैं चीज़ें आपके सामने जो है पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया हूँ। और अब हम इसके बाद देखेंगे कि हमारे संविधान में कुछ कमियां हैं, मतलब कुछ आलोचक लेकर बोलते हैं कि आपके संविधान की ये कमियां हैं। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी हमारी कमियां हैं संविधान में। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। चलिए, आप उसको लिख चुके होंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं संविधान सभा की आलोचना। तो पहली बार भी इसकी आलोचना क्यों होती है, तो इसमें जो पहला कारण था वो था ये प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। इसका मतलब आपको जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था कि संविधान की सभा के जो मेंबर्स थे वो डायरेक्टली चुने नहीं गए थे, उनको वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुना गया था। तो वो क्या है कि भैया उनको डायरेक्टली नहीं चुना गया था, प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना गया था, उन्हें इनडायरेक्टली चुना गया था। जैसे कि मैंने बताया था, जो राज्य की विधानसभाएँ थी और जो यहाँ पर जो है भारत की सभा थी वो उसको चुनती थी, इनको इनडायरेक्टली लाकर, जैसे कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जैसे कि राष्ट्रपति चुने जाते हैं, ठीक उसी ढंग से यहाँ के प्रतिनिधि चुने गए थे। तो ये मतलब एक प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। प्रतिनिधि मतलब ये सब सारे जनता को क्या है डिनोट नहीं करती। दूसरी बात ये भी कारण था ये कि उस समय जो वोटिंग थी जनता के पास वो 10% लोगों के पास वोटिंग थी। तो बताइए 10% लोग सिर्फ संविधान सभा में क्या है अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मतलब जब इतना ही लोग वोट दे रहे हैं, अगर टोटल पॉपुलेशन अगर 100 लोग मान लीजिए कंट्री में है, अगर सिर्फ 10 लोग वोट दें किसी नेता को जिताने के लिए, तो आप बताइए मुझे कहाँ तक ये जायज़ होगा। तो ये आलोचना मुझे तो जायज़ लगती है कि बात सही हुई। जब 10% लोग डिसाइड कर रहे हैं कौन संविधान सभा का कौन सदस्य होगा, तो ये कहाँ तक जायज़ है आप खुद ही सोच सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो कारण था वो था संप्रभुता का अभाव। संप्रभुता का अभाव मीन्स क्या होता है भाई, संप्रभुता मीन्स क्या होता है, पहले तो यही समझ लेते हैं। संप्रभुता मीन्स जब चीज़ें अपने कंट्रोल में ना रहें, मतलब हम कोई काम अपनी इच्छा से ना कर पाएँ, तो इसका मतलब आप खुद में संप्रभु नहीं हैं। तो आप पे अगर किसी न किसी का प्रेशर है, आप पे किसी न किसी का दबाव है, आप किसी दूसरे के कहने पर फैसले लेते हैं, तो इसका मतलब आप संप्रभु नहीं हैं। तो यहाँ पर भी संप्रभुता का अभाव था। आप सोचेंगे सर इसमें कैसे अभाव था, तो मैं बताता हूँ। इसमें 2 कारण थे। एक जो पहला कारण था, ये तो पहली बात अंग्रेज़ों का जो एक्ट आया था भारत सरकार अधिनियम 1935, एक तो उन सारे एक्टों के अनुसार इसे बनाया गया था संविधान सभा का निर्माण, पहला कारण था। और दूसरी बात आप शायद अब तक नहीं जानते हो कि संविधान सभा जब भी बैठती थी पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी और अनुमति मिलने के बाद ही संविधान सभा की बैठक शुरू होती थी। तो 2 कारणों से लोग मानते हैं कि संप्रभुता का अभाव था। हालांकि इतना बड़ा मुद्दा मुझे पर्सनली तौर पे नहीं लगता कि हम इस सिर्फ 2 मुद्दे के आधार पे बोल दें कि संप्रभुता का अभाव था, क्योंकि भाई अंदर जो काम चल रहा था, जो संविधान सभा काम कर रहे थे, वो तो अपने मन से ही चीज़ों को तो बना रही थी, वो किसी के प्रेशर में थोड़ी ना बना रही थी, तो अपने मन से ही बना रहे थे वो लोग। तो मुझे तो इसमें बहुत ज़्यादा खासा दिक्कत नहीं लगता। और तीसरी बात समय की बर्बादी। देखो पहली बात, जैसे जब आप मतलब एग्ज़ाम में कहीं पर लिखना अगर मेंस आंसर राइटिंग, तो ऐसा मत लिखना कि मुझे तो नहीं लगता, वहाँ पर आपकी राय नहीं मांगी जा रही, ठीक है। आप ऐसा लिखेंगे कि कुछ आलोचक कहते हैं कि ऐसा है वैसा है, जैसे जैसे चीज़ें लिखेंगे आपको ठीक ऐसा करना है। जैसे आपने किसी एक पॉइंट को लिखा तो आप नीचे, जैसा कि मैं जब चीज़ें बोलता हूँ ना, जैसे मैं क्या करता हूँ यहाँ पर पॉइंट्स में लिखता हूँ, ये नहीं कि मैं सारी चीज़ें लिख देता हूँ, पॉइंट्स में लिखता हूँ। पॉइंट्स में मैं थोड़ा बहुत जो बोलता हूँ भैया उसी को आप सिर्फ मेंस में लिखिए, वो काफ़ी होगा आपके लिए, ठीक है। तो समय की बर्बादी, कुछ लोग इसे मानते हैं, कुछ आलोचक क्या मानते हैं कि समय की बर्बादी है भैया। समय की बर्बादी क्यों मानते हैं, क्योंकि इतना लंबा समय लग गया, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गया, तो बोल रहे हैं कि नहीं समय की बर्बादी है, फालतू का और कम ही दिन में बन जाता। तो चलिए मैं तो वैलिड नहीं मानता, क्योंकि अब संविधान बन रहा है, देश का इतना बड़ा कानून बन रहा है, तो थोड़ा वक्त भाई लग जाएगा चलेगा, लेकिन एक अच्छा संविधान बने ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो और चौथा बात था कि कांग्रेस का प्रभुत्व था। कांग्रेस का प्रभुत्व था मीन्स इसमें भाई देख रहे हैं कांग्रेस उस समय क्या है, भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी। तो भाई जब उस सबसे बड़ी पार्टी थी उसके सबसे ज़्यादा नेता हैं, तो प्रभुत्व तो रहेगा ही ना, इसमें तो जायज़ सी बात है। तो कुछ आलोचक इसको भी मानती भाई कांग्रेस का प्रभुत्व था, ठीक है। और 5वीं बात थी कि वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व था।
हमारा संविधान तो भैया वैसे भी वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि कुछ न कुछ कमियां यहाँ पर छोड़ दी ही गई हैं कि वकील अपना वहाँ से जुगाड़ सेट करके लोगों को निकाल ही लेते हैं। और लेकिन यहाँ पर देखिए, उस समय अगर मैं उस समय की बात करूँ, मतलब आप बात कर रहे हैं मतलब 1950 के आसपास के दशक की बात कर रहे हैं, तो वो समय समझ रहे हैं उसमें भैया वकीली जो है ना, जैसे आज तो इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, तमाम प्रकार के पेशा शुरू हो चुके हैं, बिजनेस आ गया है ना, सारी चीज़ें आ गई हैं। लेकिन उस समय क्या ये सब सारी चीज़ें होती थी, क्योंकि वहाँ पर अभी औद्योगिक क्रांति उतना ज़्यादा शुरू नहीं हुई थी, और ना ही इस प्रकार के कोई एजुकेशन सिस्टम है, इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं, डॉक्टरी पढ़ा रहे हैं, सब चीज़ें उतना प्रसारित नहीं हुई थी, लोगों को इतनी जागरूक नहीं हुए थे लोग। तो उस समय सिर्फ एक ही जो हाईएस्ट प्रोफेशन माना जाता था वो था वकील का। भैया अगर आप एडवोकेट हैं, मीन्स वकील हैं, तो आपको माना जाता है काफ़ी पढ़े लिखे हैं, और सही भी था, पढ़े लिखे होते भी थे वो लोग। और तो वहाँ पर वकीलों, और जब वकील ही भाई जो कानून के जानकार हैं, तो यार बहुमत किसका होगा बताइए संविधान सभा में? भाई वकील ही तो बैठेंगे उसमें, उनकी भी तो अधिकतरी होगी। जब वही जानकार हैं, वही कानून, जब कानून ही बन रहा है, वकील नहीं होगा तो कौन होगा? इंजीनियर जाके कानून बनाएंगे, इंजीनियर भैया मशीन बनाएंगे, कानून बनाएंगे। अब डॉक्टर ऑपरेशन करेगा कि जाके किताब में मतलब वहाँ बताए कौन सा सेक्शन कहाँ डालिए? तो ये सब काम तो वकील ही तो करते हैं। वकील हो गए, पॉलिटिशियन हो गए, वही तो करते हैं। तो ये भाई मुझे तो पॉइंट भाई बिल्कुल वैलिड नहीं लगता, वकील और राजनीतिक का प्रभुत्व था। लेकिन क्या करें, कुछ आलोचक ऐसा मानते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा, उसमें दिखाना पड़ेगा। और छठवां पॉइंट था कि हिंदुओं का प्रभुत्व था। हालांकि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा तो भैया तभी से उठ रहा, क्योंकि पाकिस्तान भी क्या है अलग हो गया था, तो तभी से ये भी हो गया भाई। उनका भी ये भी मुद्दा था कि संविधान सभा में हिंदुओं का प्रतिनिधित्व है, मतलब प्रभुत्व है, तो हम लोग क्यों ना पाकिस्तान अलग से मांगे। तो उनका तो पहले से ये विचार था, तो उन्होंने एक आलोचना ये भी थोप दी कि हिंदुओं को प्रभुत्व है। जब यार अगर हिंदू, जब इतने ज़्यादा हिंदू हैं संख्या में, ऐसा नहीं कि मैं हिंदू की तरफ से बोल रहा हूँ मुस्लिम को, अगर मुझे ये बताइए, अगर जब पहली बात तो पाकिस्तान जब अलग हो गया और फिर जो हिंदू बचे हैं, ऐसा नहीं कि मुसलमान एक भी नहीं था संविधान सभा में, ठीक है, बहुत सारे मुसलमान भी थे, लेकिन उसी रेशियो में रखे जाएंगे ना भाई। जैसे अगर 100 करोड़ हिंदू है, अगर मान लो 20 करोड़ मुस्लिम है, तो यार 20 करोड़, अगर 100 करोड़ में 10 हिंदू को रखा जा रहा है, 20 करोड़ में 2 मुस्लिम भी लिए जा रहे हैं, तो बताइए रेशियो सही है कि नहीं है? तो 12 लोग में अगर मान लो 120 करोड़ टोटल पॉपुलेशन है, उसमें 100 करोड़ हिंदू हैं, 20 करोड़ मुसलमान है और 12 सीटें, तो मुझे बताइए किस रेशियो में आप लेंगे? तो क्या 100 करोड़ में से 10 सीटें आप हिंदू के लिए लेंगे कि नहीं लेंगे? और 20 करोड़ जगह मुस्लिम हैं, तो 2 इसमें से लेंगे। अगर 12 सीटें, तभी तो जाके सही प्रोपोर्शन में बैठेंगे, सही अनुपात में। अब आप बोलेंगे जाके सीधा नहीं आप जो है मुसलमानों को कम लिए, तो आप ये भी तो देखिए मुसलमानों की संख्या कम है। तो इस प्रकार से जब सोचेंगे तो आपको क्या है, थोड़ा सा तार्किकता मिलेगी, थोड़ी सी लॉजिकल बातें कीजिए, ठीक है। आप बिल्कुल अंधभक्तों की तरह क्या है कूद मत जाइए कि नेताजी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसा मत कीजिए। थोड़ा सा क्या है अपना सेंस यूज कीजिए भाई। आप ह्यूमन है, एक इंसान है, ठीक है, कोई जानवर नहीं है कि मतलब वो सीआर वाला हाल कर दिए कि एक सीआर हुआ किए तो सब लोग हुआ करने लगे, ठीक है, वो मत किए करिए। चलिए अब हम क्या है कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे कि शुरू में मुझे बताइए, एक प्रस्तावना थी शुरू में, हालांकि अब भी एक ही प्रस्तावना है, ठीक है। शुरू में एक प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ हैं। अब मुझे कमेंट करके ये बताइए इस समय कितनी प्रस्तावना? भैया चलिए मैंने प्रस्तावना तो बता दी, प्रस्तावना तो एक ही है, लेकिन मुझे अब बताइए कि कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियाँ इस समय करंट में कितनी है संविधान में, ये मुझे बताइए आप। और कुछ ये है जैसे कि संविधान सभा का प्रतीक क्या था, या मुहर जो संविधान सभा लगाए थे उसको क्या था, उसको हाथी था। तो इसमें अब देखिए, इसमें यहाँ पर कुछ अगर पॉलिटिक्स होंगे, मतलब राजनीति करने वाले बच्चे होंगे, तुरंत पॉलिटिक्स करना, बसपा तभी से चल रही था हाथी, तो भैया ऐसा कुछ नहीं, बसपा तब तो बनी भी नहीं थी, ठीक है। अब ये बता रहा हूँ, हाथी आया तो रख लिए, हाथी आया मतलब वहाँ पर नहीं आया संविधान सभा में, उनके दिमाग में आया तो रख लिए। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे। ये संवैधानिक सलाहकार BN राव भैया कहते हैं कि उस संविधान सभा में सबसे पढ़ा लिखा अगर कोई व्यक्ति था तो वो थे BR अम्बेडकर जी। लेकिन उनके बाद अगर उनके भैया आसपास कहीं कोई भटकता था पढ़ाई लिखाई के मामले में, भटकता था मैं बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं उनके आँख के सामने खड़ा हो जाता, कोई अगर आसपास भटकता भी था तो वो थे BN राव जी, क्योंकि यही एक आदमी था
जो अंबेडकर के बाद सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा उस संविधान सभा में मौजूद थे। तो कोई आपसे इस प्रकार का क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकता है कि भैया अंबेडकर के बाद कौन सबसे पढ़े लिखे आदमी थे संविधान सभा में, तो वो थे BN राव जी। ठीक है, और SS लिखा हुआ मतलब संविधान सभा। ठीक है, तो SS का सचिव मतलब संविधान सभा का सचिव उसमें कौन था, HVR अय्यंगर। और सुलेखक मतलब कैलीग्राफर प्रेम बिहारी नारायण। कैलीग्राफर मीन्स क्या होता है, जिसने संविधान को अपने हाथ से लिखा ना, उसे बोलते हैं कैलीग्राफर। तो इसको भी याद रखिएगा, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो यार, ये सारी चीज़ें फैक्चुअल हैं, लेकिन ये फैक्ट मतलब इतने कॉमन फैक्ट हैं कि आपको जानना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एग्जाम्स में आने वाले हैं, लेकिन आप कहीं पर जब आप बोलेंगे तो ये सारी चीज़ें अगर आपके नॉलेज में नहीं रहेंगी तो आपको माना जाए कि भैया आप इतना डीप नॉलेज तो रख लिए, लेकिन छोटा मोटा नॉलेज तो आपको पता ही नहीं है ना। तो ये सारी जब दिमाग से निकल जाएंगी चीज़ें तो आपको उसमें शर्मिंदगी का महसूस होगा। तो इसलिए बोलता हूँ। और एक बार क्या, हम जैसे हमारा संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। आप जानते हैं अमेरिका का संविधान बनने में कितना समय लगा? और शुरू में हमारे संविधान शुरू में देख रहे हैं 395 अनुच्छेद था, और अमेरिका के शुरू में कितना अनुच्छेद था? कमेंट करिए। चलिए मैं बता दूँ, नहीं बोलेंगे सर हर चीज़ कमेंट ही करवा रहे हो, खुद क्या बता रहे हो। ठीक है, तो भैया संविधान मतलब अमेरिका का संविधान बनने में 6 महीने से कम समय लगा। और दूसरी बात, स्टार्टिंग में उसमें सिर्फ 7 अनुच्छेद थे। ठीक है, स्टार्टिंग में कितने अनुच्छेद थे? सिर्फ 7 अनुच्छेद। और दूसरी बात, कनाडा का संविधान कितने समय बना? 2.5 साल में लगभग बना। उसमें कितने अनुच्छेद थे? 14 अनुच्छेद थे। ठीक है, तो कितने अनुच्छेद थे भैया? 14 नहीं, मतलब 147 अनुच्छेद कनाडा के संविधान में थे। ठीक है, अगर मैं बताऊं सबसे लंबा संविधान मतलब किस में सबसे ज़्यादा टाइम लगा किस देश का संविधान बनने में, तो वो था ऑस्ट्रेलिया का संविधान। 9 साल लगे भैया ऑस्ट्रेलिया का संविधान बनने में। ठीक है, 9 साल। गुड मॉर्निंग। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान कितने भैया अनुच्छेद थे? 128 अनुच्छेद थे। और कितने समय में बना? 9 साल में बना। देख रहे कितना ज़्यादा टाइम लिया है। हमारा तो लगभग 3 साल ही, हमारा 3 गुना लगभग टाइम लिया। ठीक है, तो ठीक है साथियों, इसके बाद क्या है, हम लोग क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। आज का हम लोग क्या है, एक बढ़िया चैप्टर सब खत्म कर चुके हैं। संविधान की जो हमारी भूमिकाएँ थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। अब जाके असल में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो रहा है, हमारी पॉलिटी स्टार्ट हो रही है। भैया ऐसा पढ़ाऊँगा ना, पॉलिटी में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करोगे, चाहे प्री में आ जाए चाहे मेंस में आ जाए। ठीक है, लेकिन बस एक ही काम करना है, जितना पढ़ाऊँ बस ध्यान से पढ़ते जाना है। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।